कर लेंगे। So, good morning students. This is chapter 6, combustion and flame. So you can see what is combustion. We use different kinds of fuel. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry, and for running automobiles. Can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो हम ट्रेडिंग के लिए या इंडस्ट्रीज़ में या होम पे हम जो है, अगर हमें कोई भी अगर हम घर पे अगर खाना पका रहे हैं, अपना जो फूड है वो कुक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज़ में और ट्रेडिंग के लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये फ्यूल जो है, और ये जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हमारे जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, तो उसके लिए भी हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये जो फ्यूल होता है वो अगर हम एक लिस्ट बनाएं, तो हमारे जो लिस्ट में फ्यूल्स की क्या क्या नेम्स होंगे, जो अर्लियर हम प्रीवियस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं फ्यूल के बारे में। तो इस फ्यूल की लिस्ट में हम अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारे काऊ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कि हम सीएनजी बोलते हैं, तो ये सारे हमारी लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगे। और ये जो सब है हमारे फ्यूल के फॉर्म में यूज़ आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हमारे घर पे काम में हम यूज़ ले रहे हों। You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? अगर हम एक कोयला जला रहे हैं, कोयला अगर जला रहे हैं और कैंडल बर्न कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा? Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. तो आपका गैस बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो इसके अंदर कोई फ्लेम्स नहीं होती हैं, जबकि जो कैंडल है वो उसको अगर हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम ऐसे ही मटेरियल्स, ऐसे ही केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर बर्निंग होने के बाद भी फ्लेम्स नहीं निकलती है कुछ केमिकल्स में, और जबकि कुछ अगर हम सब्सटेंस अगर जलाते हैं तो उनके केमिकल प्रोसेस होता है और फ्लेम निकलती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो दैट इज व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन मीन्स, अगर हिंदी में हम देखें, कंबशन मीन्स जलना, ठीक है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने मैग्नीशियम रिबन जलाने की जो एक्टिविटी की थी, और हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चैप्टर रीड किया था उसमें भी हमने मैग्नीशियम रिबन जलाने के और एक एक्टिविटी की थी। We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. और यही एक्टिविटी, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हीट और लाइट इवॉल्व हो रही है, उसी तरह से अगर हम चारकोल को बर्न करते हैं तो उसको हमें टोंग से पकड़ना पड़ेगा। टोंग मीन्स चिमटे से पकड़ना पड़ेगा उसको जलाने के लिए, और उसको हमें कैंडल की फ्लेम के पास में लाना पड़ेगा, या फिर हमारा जो बर्नर होगा, गैस बर्नर जो होता है, उसके पास में लाना पड़ेगा उसको जलाने के लिए, कोयले को जलाने के लिए। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो चारकोल है जब बर्न करता है एयर की प्रेजेंस में, तो जो चारकोल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो जिस तरह से मैग्नीशियम रिबन जलने के पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वैसे चारकोल बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हीट और लाइट
प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक समझ में आया सबको मैग्नीशियम ऑक्साइड और चारकोल का डिफरेंस? यस मैम। नेक्स्ट इज a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो वो प्रोसेस, combustion के क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अगर हम बर्न कर रहे हैं तो बर्न करने पर वो किससे कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद में वो हमें क्या दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हमें हीट दे रहा है, तो उसे इस प्रोसेस को हम कंबशन कहेंगे। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। और जो सब्सटेंस बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस करता है उसको हम उस सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, और उस सब्सटेंस को हम फ्यूल भी नाम दे सकते हैं, उसको फ्यूल भी बोल सकते हैं। तो हमारे जितने भी फ्यूल्स हैं हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, कोल है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे फ्यूल हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये भी हमने पढ़ा कि जो फ्यूल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है। तो सॉलिड तो हमारा जैसे हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया कोल हो गया, है ना, कोल हो गया। और लिक्विड का एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और गैस का सीएनजी, एलपीजी, है ना। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, so that is included in liquid, है ना। लिक्विड जो गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, है ना। तो सीएनजी इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। और जब कंबशन होता है, जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो कंबशन के ड्यूरिंग लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसको अगर हम वो जो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम भी हो सकती है या फिर ग्लो भी हो सकता है। ग्लो मतलब सिर्फ शाइन होना, ठीक है। जैसे कि हम कोयला जलाते हैं, तो कोयला जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लेम तो निकलती नहीं है। कोयला जलाते हैं जब फ्लेम्स नहीं निकलती है, सिर्फ वो शाइन करता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ग्लो कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो कैंडल को अगर हम बर्न करते हैं या वुड को हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम्स निकलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो दैट मीन्स दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैग्नीशियम और चारकोल जो है, हमने पहले वाली जो इसमें एक्सरसाइज इसमें एक्टिविटी में पढ़ी, मैग्नीशियम और चारकोल जो क्या हो गए, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गए, क्योंकि ये जलने के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और उसके बाद में हीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.1। इसके अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग मटेरियल्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि ये कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है। तो यहाँ पर वुड जो है वो कंबस्टिबल है या नहीं है? कंबस्टिबल है मैम। इट इज कंबस्टिबल। एंड पेपर इज कंबस्टिबल? यस मैम। आयरन नेल्स आर नॉट कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल इज combustible. Stone piece non combustible. Straw combustible. Charcoal combustible. Matchsticks combustible. and glass non combustible. ओके। सो इस तरह से आप अपनी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। और इसी तरह से अगर हम और भी मटेरियल्स के नाम यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जो कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल हो सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। तो हमें ये देखना है, अब हम क्या देखेंगे कि कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती है कि जिसके थ्रू जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल या कंबशन कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस हमारा जो है कंबशन कर सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास में एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने एक कैंडल ली है और उसके ऊपर एक चिमनी, ग्लास चिमनी जो है वो पुट की है इसके ऊपर जला के, और यहाँ पे नीचे वुडन की 2 रॉड्स रखी हुई है। ठीक है, ये स्टैंड है हमारा
इसके ऊपर 2 वुडन की रॉड्स रखी हुई है ताकि कि जो चिमनी है वो थोड़ी सी ऊपर रहे और एयर इजीली पास कर सके। तो इस वाले ए वाले जो एक्टिविटी है इसके अंदर जो है वो कैंडल इजीली फ्लेम्स दे रही है और अच्छे से बर्न कर रही है, जबकि जब हमने वुडन रॉड्स यहाँ से हटा दी है, सेकंड वाले में क्या है, वुडन रॉड्स यहाँ से हटा दी है और चिमनी जो है हमने सिंपली वुडन जो हमारा स्टैंड था उसके ऊपर रख दी है। तो यहाँ पर क्या है, जो फ्लेम है कैंडल की वो फ्लिकर करके जलेगी, मतलब थोड़ी सी बुझ बुझ के जलेगी, हल्की हल्की जलेगी और फ्यूम्स निकलेगी, क्योंकि यहाँ से एयर क्या है अब अच्छे से पास नहीं हो रही है, उसको एयर नहीं मिल रही है। और दूसरे वाले में हम ऊपर से इसको बिल्कुल प्रेस कर देंगे तो नीचे से बिल्कुल कवर अप हो जाएगा, तो एयर बिल्कुल पास ऑन नहीं होगी, तो इसलिए जो कैंडल है सी वाले में वो बुझ जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हम क्या पता करेंगे, क्या पता चल रहा है कि जब कंबेशन हम कोई भी हमारा सब्सटेंस कंबस्टिबल तभी हो सकता है जब उसको क्या मिल रही होती है, एयर मिल रही होती है। So in this activity we find that for combustion air is necessary. The candle burns freely in case A when air can enter the chimney from below. In case B, when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produce smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. तो सी वाले में बिल्कुल भी एयर अवेलेबल नहीं है, पूरी एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इस वजह से फ्लेम जो है वो बुझ जाएगी और कैंडल की जो लॉ है वो निकलनी बंद हो जाएगी। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो सन भी जो है, सन जो है वो हमें हीट और लाइट दोनों देता है, तो वो जो सन है उसके अंदर भी कंबशन होता है। तो ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है, सन के थ्रू जो हीट और लाइट प्रोड्यूस की जाती है उसके अंदर चल रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण होता है। और ये जो है हम न्यूक्लियर रिएक्शंस बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेस 60 एक्टिविटी है आपकी 6.3 place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa, cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar, observe what happens, does charcoal stop burning after some time, can you think of the reason why it stops burning। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली एक्टिविटी तो आप घर पे भी कर सकते हैं। चारकोल लीजिए, जो आपका कोयला होता है घर पे बना हुआ वो लीजिए और उसको जला के और एक प्लेट में, आयरन की प्लेट में या तवे पे आप उसको रख सकते हैं और उसको या तो किसी टम्बलर से या प्लास्टिक कंटेनर से किसी चीज़ से कवर कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद में जो चारकोल है वो जल रहा था लेकिन फिर कवर करने से वो बुझ जाएगा। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? तो जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अगर उसके कपड़ों पे आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ब्लैंकेट से कवर करने के बाद में क्या होता है कि जो आग को, जो हमारे कपड़ों में आग लगी हुई है या किसी भी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से कवर इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जैसे ही ब्लैंकेट से कवर करते हैं तो एयर जो है वो आग को नहीं मिल पा रही होती है और आग बुझ जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डज द मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। क्या मैचस्टिक अपने आप जल जाती है, कैसे जलती है वो। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो क्या आपने देखा है जब एक जली हुई माचिस को पेपर के पास में लेके आते हैं तो पेपर फटाफट से जलने लग जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आप वुड के पास में अगर मैचस्टिक लेके जाएंगे तो क्या वो फटाफट से जलने लग जाता है, नहीं जलने लगता। उसको जलने के लिए हमें या तो केरोसिन ऑयल यूज करना पड़ता है या फिर हमें और कोई चीज उसके ऊपर, वुड के ऊपर या चारकोल के ऊपर
डालनी पड़ती है जब जाके वो जलते हैं। अब देखो फॉरेस्ट फायर्स जो है वो इसी तरह से होती है। जो फॉरेस्ट होते हैं तो ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जो सूखी घास होती है वो हाई टेम्परेचर के कारण आग पकड़ लेती है और फिर वो जब जलने लगती है तो बाकी जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी उसके साथ में जलने लग जाते हैं। और जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इजीली कंट्रोल नहीं हो पाती है। Do these experience tell you that different substances catch fire at different temperature? तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए, जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो मतलब वुड, अगर हमें वुड को जलाना है, लकड़ी को जलाना है, तो क्या करना है कि उसका टेम्परेचर जब इतना हो जाएगा कि वो फायर कैच कर पाएगी, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर होगा तभी वुड जो है वो फायर कैच करेगी। जबकि पेपर का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा, अगर हम कोई भी मैच स्टिक भी पास में लेके आ जाएंगे तो पेपर फटाफट से जलने लग जाएगा। तो वो लो टेम्परेचर पे जलता है। इसका मतलब द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? कि कोई भी सब्सटेंस उस टेम्परेचर पे, जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसका, उस पे जलने लग जाते हैं तो उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन मतलब जलने वाला, ठीक है। जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को वो टेम्परेचर दे देंगे जो उसे चाहिए जलने के लिए, तो वो फटाफट से जलने लग जाएगा। अदरवाइज अगर उस वाले सब्सटेंस के लिए, जैसे हमारा वुड है, उसका अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई है लेकिन हम सिर्फ मैच स्टिक से उसको जलाना चाह रहे हैं तो वो नहीं जल पाएगा। मैच स्टिक जल्दी से बुझ जाएगी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाएगी। कैन यू टेल नाउ व्हाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच द फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर पे क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारी मैच स्टिक है वो क्यों नहीं फायर कैच करती है? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? मैच बॉक्स के साइड में जब हम मैच स्टिक को रगड़ते हैं तभी वो क्यों जलती है? क्योंकि क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हैं आप? टेम्परेचर नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही हम मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे लगी हुई जो स्ट्रिप होती है उस पे अगर रगड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और वो फटाफट से जलने लग जाती है। उसके आगे जो बारूद लगा हुआ आता है, ठीक है, उसकी वजह से वो फटाफट से जलने लग जाती है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड। जो हिस्ट्री है मैच स्टिक की बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 years ago small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt। तो जो पुराना समय था तो एंशियंट इजिप्ट क्या करते थे, जो प्राचीन काल वाले जो इजिप्ट के टाइम के लोग थे वो क्या करते थे कि स्मॉल पीस जो होते थे पाइन वुड के छोटे छोटे पीसेस होते थे, उनको सल्फर में डिप करके और फिर मैच स्टिक बनाते थे। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago। तो ये तो हमारी 5000 years ago वाली बात है जब इजिप्ट लोग ऐसे इस तरह से मैच बॉक्स या मैच स्टिक बनाते थे। और अभी जो हम माचिस जो यूज़ करते हैं वो 200 साल पुरानी माचिस हम यूज़ करते हैं। मैचेस जो यूज़ करते हैं, मैच स्टिक्स जो यूज़ करते हैं वो 200 साल पहले ही जो है डेवलप की गई थी। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। तो एक मतलब जो इजीली जलने वाली जो वुड होती है वो यूज़ करके और उसके ऊपर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस का सॉल्यूशन बना के और उसको ग्लू की हेल्प से या स्टार्च की हेल्प से उस वुड के ऊपर चिपका दिया जाता है, ठीक है। व्हेन
struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. और जब वाइट फॉस्फोरस वाला जो रफ सरफेस होता है उसके अगेंस्ट उसको रब किया जाता है तो वो मैच स्टिक जो है वो जलने लग जाती है इजीली, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन मतलब रगड़ के कारण, ठीक है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इस तरह से मैच स्टिक जलने लग जाती है। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। लेकिन ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये वर्कर्स के लिए भी, जो ये मैच स्टिक्स बना रहे हैं उनके लिए भी हार्मफुल है, और जो यूजर्स हैं, जैसे यूजर्स कौन हो गए, हम लोग जो मैच स्टिक यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये हार्मफुल है। वाइट फॉस्फोरस जो मैच बॉक्स पे लगाया जाता है जिससे रगड़ के और हम हमारी मैच स्टिक जलाते हैं। दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। अभी जो मैच स्टिक्स बनाई जा रही है वो किससे बनाई जा रही है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। और पहले जो व्हाइट फॉस्फोरस यूज कर रहे थे उसको अब नहीं यूज कर रहे हैं। अब कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, रबिंग सरफेस किसका बना हुआ होता है, अब पहले व्हाइट फॉस्फोरस का बना हुआ था, अब किसका, रेड फॉस्फोरस का, और पाउडर्ड ग्लास को मिक्स करके और बनाया जाता है, जो कि उसके कंपैरिजन में, व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में लेस डेंजरस है, कम डेंजरस है। डेंजरस तो ये भी है लेकिन ये कम डेंजरस है। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. जब हम मैच स्टिक को इस ये जो हमारा रफ सरफेस है इससे रब करवाते हैं, रेड फॉस्फोरस से जब हम रब करवाते हैं, तो ये जो रेड फॉस्फोरस है वो कुछ अमाउंट में वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी हेल्प से जो है हमारे पोटेशियम क्लोराइड जो प्रेजेंट है मैच स्टिक के हेड पे, वो किससे करवाता है, रिएक्शन किससे हो जाता है, रिएक्ट इमीडिएटली इन द मैच स्टिक हेड। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इग्निशन जो टेम्परेचर जितना होना चाहिए मैच स्टिक का उतना इंक्रीज हो जाता है और हमारी मैच स्टिक जलने लग जाती है। तो इस तरह से रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम रब करते हैं तब व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए जब व्हाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो इग्निशन हेड पे जो टेम्परेचर होना चाहिए उतना इग्निशन के लिए पहुंच जाता है और फिर हमारी मैच स्टिक जलने लग जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है मैच स्टिक का, जिसके कारण वो फटाफट से कंबस्टिबल हो जाती है, जलने लग जाती है। ठीक है, ये समझ में आया मैच स्टिक कैसे जलती है हमारी, क्या क्या ये आपको ये अच्छे से लर्न करना है कि मैच स्टिक के हेड में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा सॉल्यूशन, कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। और जो रबिंग सरफेस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैच स्टिक किस तरह से हम बर्न कर सकते हैं, तो ये अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली लिख पाओगे। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हमारा जो भी combustible substance है वो जब तक फायर कैच नहीं करेगा जब तक कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज हो। ठीक है, तो अगर इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो होगा तब तक वो नहीं जलेगा, उसके लेवल तक होगा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा उसका टेम्परेचर, तभी वो कोई भी सब्सटेंस जलेगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। अब आप देखो, फ्राइंग पैन में अगर हम ऑयल डाल देते हैं और उसको कंटिन्यूसली अगर हम वैसे ही जलाते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि उसमें आग लग जाती है। होता है ना ऐसा, सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं या कुकिंग ऑयल जो है हम अपने यूटेंसिल में डाल के, ऐसे होता है ना,
वो इसलिए होता है कि हम जब उसको कंटिन्यूसली हीट देते रहते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और फिर वो हीट पकड़ लेता है और जलने लगता है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. जबकि केरोसिन ऑयल और जो वुड है रूम टेम्परेचर पे फायर नहीं लगती है उनमें. बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर. लेकिन केरोसिन ऑयल को अगर आप थोड़ा भी गर्म करोगे तो उसमें फटाफट से आग लग जाएगी. बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. लेकिन अगर हम वुड को थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे तो वो उसमें आग नहीं लगेगी. डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन का वो वुड के कंपैरिजन में कम है. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है. The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर बताया गया है कि इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी सब्सटेंस को जलाना है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना ज़रूरी होता है. Make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. अब देखो 2 पेपर कप्स आपको लेना है और उसको शीट को फोल्ड कर लेना है और आपको कितना 50 ml ऑफ वाटर आपको एक कप के अंदर डालना है. इस तरह से 2 पेपर कप आपने बना लिए और एक पेपर कप में आपने 50 ml तक वाटर डाल दिया और दोनों को अलग अलग सेपरेट करना है, सेपरेट गरम करना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल. तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर? व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विद वाटर? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? तो क्या इस वाले जो पेपर में वाटर था वो गर्म हो जाएगा और इस पेपर का क्या होगा? तो ये एक्टिविटी अगर हम करके देखेंगे हम जल जाएगा. हाँ, जल जाएगा. if we continue heating the cup we can even boil water in the paper. अगर हम कंटिन्यूस पेपर कप को गर्म करते रहेंगे तो जो वाटर है कप के अंदर वो बॉयल होने तक भी गर्म हो जाएगा. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. तो जो पेपर कप में जो पेपर है वो नहीं जलेगा. क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो पेपर कप में जो पानी है वो क्या हो रहा है, कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो फ्लेम है, फ्लेम से जो भी हीट मिल रही है वो डायरेक्ट वाटर को मिल रही है. तो वाटर जो है वो पेपर कप के अंदर गर्म होने लग जाएगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. तो जब पेपर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके कारण क्या होगा, जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा उस पेपर को, इसलिए वो नहीं जलेगा और वाटर जो है वो बॉयल होने लग जाएगा. जबकि दूसरे पेपर के साथ क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो पानी है नहीं, तो क्या होगा, वो जल जाएगा. हाँ, वो फटाफट से जल जाएगा क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक आ जाएगा जहां पर जो टेम्परेचर है उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, पेपर के इग्निशन टेम्परेचर तक, और वो फटाफट से जलने लग जाएगा. हैंस इट डज नॉट बर्न. तो जिस पेपर कप में पानी है वो नहीं जलेगा. द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर with a flame are called inflammable substances. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो फटाफट से फायर कैच कर लेते हैं तो और फ्लेम्स के साथ में जलने लगते हैं, तो उनको हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगी. कैन यू लिस्ट सम मोर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिनको थोड़ा सा अगर आप आग दिखा दो, जैसे पेट्रोल के पास में थोड़ी सी भी अगर मैच स्टिक भी चली जाएगी तो वो फटाफट से फायर कैच कर लेता है. तो इसका मतलब
उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और फटाफट से फायर कैच कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. तो अगर आपने ऐसी कोई भी, आप जैसे कोई फैक्ट्रीज है या होम है आपका आसपास में, आस पड़ोस में अगर आग लग जाती है, तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका जो है शॉर्ट नोट बनाकर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए कि आप किस तरह से आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट तो है कि फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। सबसे पहले तो आपको आपके नोटबुक में क्या लिख के रखना है कि आपके आसपास के जो टेलीफोन नंबर है फायर जो सर्विस है उसके नंबर आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग इज टू कॉल द फायर सर्विस। तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर आपको आसपास में अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप फायर सर्विस को कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसका नंबर आपके नोटबुक में होना चाहिए। सेकंड क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो अगर आपके नज़र के सामने अगर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो आप फटाफट से आपकी जो फायर सर्विस है उसको कॉल करेंगे। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? और ये भी आपको पता करना है कि आपकी जो सिटी है या आपका जो एरिया है वहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. तो फायर ब्रिगेड क्या करती है? फायर ब्रिगेड जो है पानी, जहाँ पर आग लगी हुई होती है वहाँ पर पानी का छिड़काव कर देती है। बिग बिग पाइप्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू पानी लाया जाता है और उनसे पूरा पानी से जहाँ पर आग लगी रहती है वहाँ पर डाल दिया जाता है पानी। और पानी डालने से क्या होता है, जो भी इग्निशन जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर लोअर डाउन कर देता है वाटर, जिसके कारण वो जलना बंद हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इससे फायर जो है वो नहीं फैल पाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। और जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या हो गया हमारा? स्टीम है ना, पानी से बनी हुई जो भाप होती है। वाटर वेपर भी जो है वो फायर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर वेपर भी क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है। और इस तरह से क्या होता है, एयर को कट कर देता है। ठीक है, वाटर वेपर क्या करता है, एयर की सप्लाई को कम कर देता है, तो जिसके कारण जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो जलना बंद हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से फायर को बुझा दिया जाता है। ठीक है, यू हैव लर्नड, तो दो तरीके हो गए। एक तो हो गया कि पानी का छिड़काव करके, और फिर पानी का छिड़काव अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी थोड़ा सा इवेपरेट भी होता है, वाटर वेपर भी बनता है गर्म होने से, है ना। आग के ऊपर पानी जा रहा है तो वो वाटर वेपर बन के भी उड़ेगा, तो उससे क्या होगा, एयर का जो एयर मिल रही है आग को वो कम हो जाएगी वाटर वेपर के कांटेक्ट की वजह से, और फिर इस तरह से आग जलनी कम हो जाएगी। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ये तो हमें पता है कि फायर को जलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हो गया हमारा फ्यूल, एयर, एयर से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, किसी भी चीज़ को जलने में हेल्प करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक तो फ्यूल की, एक एयर की, एयर मीन्स ऑक्सीजन,
एयर से ऑक्सीजन मिल रही है हमें, और तीसरा हीट की, क्योंकि उसका टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, इग्निशन टेम्परेचर तक, है ना, इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ाएंगे तभी वो सब्सटेंस जलना शुरू होगा, अदरवाइज वो नहीं जलेगा। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट्स। तो इन तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है फायर नहीं जलेगी, जलना बंद हो जाएगा। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। ठीक है, तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का यही काम होता है कि एयर सप्लाई का कट ऑफ कर देना और टेम्परेचर को लोअर कर देना, जिसके कारण जो सब्सटेंस है जिसमें आग लगी है वो जलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। ओके ओके मैम। सो नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिविटी है यहाँ पर। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। फायर एक्सटिंग्विशर की कैटेगरी में सबसे पहला कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, वाटर है हमारा, वाटर। ठीक है, वाटर के हेल्प से हम आग बुझाते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर कब काम करेगा, जब वुड या पेपर जल रहा होता है, उसको बुझाने में ही हम वाटर की हेल्प ले सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जल रहे हैं देन वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी के कोई वायर्स वगैरह जल रहे हैं और अगर हमने पानी छिड़क दिया तो इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी लग सकता है ना, और फायर और ज्यादा भी लग सकती है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और वाटर, जैसे अगर ऑयल या पेट्रोल में आग लगी है तब भी वाटर जो है वो सुटेबल नहीं है इनकी आग बुझाने में। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। हमने ये पढ़ा हुआ ही है कि जो वाटर है वो किससे ज्यादा हैवियर है, बताइए। ऑयल से साइंस से ऑयल। वाटर जो है वो लाइटर होता है, ऑयल जो है वो क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो ऑयल जो है वो हो गया हमारा लाइट और वाटर जो हो गया हमारा हैवी हो गया। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। तो वाटर जो है वो हैवियर होता है इसलिए वो नीचे बैठ जाता है, जबकि ऑयल ऊपर तैरता रहता है। एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। और अगर हम पानी डाल भी देंगे जलते हुए तेल के ऊपर तो भी पानी तो नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर जलता रहेगा और उसमें आग लगी रहेगी, तो वो नहीं बुझा पाएगा। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर पेट्रोल में और हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इनमें आग लग जाती है तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से हम बुझा सकते हैं इनकी आग। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा हैवियर होती है। कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हैवियर होती है, तो इस तरह से जो फायर लगी होती है उसको कवर कर लेता है बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह, और इस तरह से एयर पास ऑन नहीं होती है एयर तक, उस फायर तक, और इस तरह से एयर बुझ जाती है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब। Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. और ये जो CO2 होती है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हार्म नहीं करती है, मतलब जो बिजली के वायर वगैरह अगर जल रहे हैं तो ये जो है CO2 गैस कोई हार्म नहीं करेगी, कोई शॉक वगैरह कुछ नहीं लगेगा। जबकि पानी से बुझा रहे थे तो हमें शॉक भी लग सकता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिलेगी हमें आग बुझाने के लिए, इट कैन बी स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो ये
इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सिलेंडर्स में फिल कर दी जाती है CO2 गैस. इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? व्हेन released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. तो जैसे ही सिलेंडर के बाहर ये जो CO2 आती है और तो वो एक्सपेंड हो जाती है और इस तरह से ये ठंडी हो जाती है, बाहर निकलते हैं, सिलेंडर से बाहर निकलते ही ठंडी हो जाती है. एंड सो इट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर. तो इस तरह से जो फायर लगी हुई होती है, आग लगी हुई होती है, उसके ऊपर हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, तो ये एक ब्लैंकेट का काम करती है. इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द temperature of the fuel. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. और दूसरा, अगर कम आग लगी हुई है तो अगर हम जैसे ये केमिकल्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अगर ये भी यूज करते हैं जहां पर आग लगी हुई है, इनको छिड़क देते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो है वो फायर जो है वो बुझ जाती है. ठीक है, ये समझ में आया कि अगर कम आग लगी हुई है तो हम बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. कल हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन. ओके ओके मैम. बेटा. ओके मैम.